कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब चाहे कितना भी दबाव हो, कितनी भी असफलता, वो इतने शांत और केंद्रित कैसे रह पाते हैं? जब आसपास सब कुछ बिखर रहा हो तब भी वो सही फैसले लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उन्हें चला रहा है। और आज हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने वाले हैं। हमारे पास स्टीफन आर कोवी की जो क्लासिक किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, उससे जुड़े कुछ नोट्स हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब कोई लाइफ हैक या शॉर्टकट की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरे आंतरिक बदलाव का एक पूरा खाका है। हाँ, और कोवी की एक बात है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। प्राइवेट विक्ट्री के बिना पब्लिक विक्ट्री संभव नहीं। सुनने में तो ये बहुत गहरा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब है कि जब तक हम अंदर से एकदम परफेक्ट ना हो जाए, हमें भारी सफलता की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है प्राथमिकता। प्राथमिकता। हाँ, कोवी कह रहे हैं कि बाहरी सफलता जैसे एक अच्छा करियर, मजबूत रिश्ते, पहचान, ये सब एक इमारत की तरह है। अच्छा। और उस इमारत की नींव है हमारी प्राइवेट विक्ट्री, मतलब हमारा चरित्र, हमारा अनुशासन, हमारी आत्म जागरूकता। तो अगर नींव ही कमजोर है तो बाहरी सफलता की इमारत ज्यादा देर टिकेगी नहीं, वो दबाव में ढह जाएगी। समझ गई। तो ये आदतें असल में उस नींव को बनाने के औजार हैं। लेकिन आदत शब्द सुनकर मुझे तो बस रोज सुबह उठकर ब्रश करना याद आता है। कोवी की आदत की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? बिल्कुल, बहुत गहरी। कोवी के लिए आदत 3 चीजों का संगम है: ज्ञान, कौशल और इच्छा। ज्ञान, कौशल और इच्छा। ज्ञान यानी क्या करना है और क्यों करना है, कौशल यानी कैसे करना है, और इच्छा, जो शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, वो है करने की चाहत। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी कोई व्यवहार हमारी आदत बनता है, वरना वो बस एक काम रह जाता है जिसे हम शायद मजबूरी में करते हैं। और इन्हीं आदतों को कोवी एक सफर की तरह देखते हैं। पहले हम निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर, और फिर स्वतंत्रता से परस्पर निर्भरता की ओर। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है। हाँ, थोड़ा है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक घर बनाना है। पहली 3 आदतें उस घर की नींव डालने जैसा है, जो कोई नहीं देखता, पर जिसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, यह है हमारी प्राइवेट विक्ट्री। अगली 3 आदतें उस घर में दूसरों के साथ रहने की कला है, ये हुई हमारी पब्लिक विक्ट्री। और 7वीं आदत उस घर का रख रखाव है, ताकि वो हमेशा मजबूत बना रहे। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर नींव से ही शुरू करते हैं। इस प्राइवेट विक्ट्री की पहली ईंट क्या है? इसकी शुरुआत आदत से भी पहले एक सोच से होती है, जिसे कोवी पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, उनका एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारी समस्याएं बाहर नहीं हैं, वो हमारे देखने के नजरिए में हैं। हाँ, ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। किताब में वो जो ट्रेन वाली कहानी है, वो इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। हाँ, वो कहानी इस कॉन्सेप्ट का सार है। एक ट्रेन में एक पिता अपने बच्चों के साथ बैठे हैं और बच्चे वो पूरे डिब्बे में उधम मचा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान। वो पिता को घूर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, बस गुमसुम बैठे हैं। आखिरकार एक यात्री का सब्र टूट जाता है और वो कहता है, जनाब, क्या आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते? और तब वो पिता जैसे नींद से जागते हुए कहते हैं, ओ माफ कीजिए, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। 1 घंटे पहले ही इनकी माँ का देहांत हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं, और शायद इन्हें भी नहीं। और बस एक पल में उस डिब्बे में मौजूद हर किसी का गुस्सा, झुंझलाहट, सब कुछ सहानुभूति और करुणा में बदल जाता है। बिल्कुल, स्थिति नहीं बदली, बच्चे नहीं बदले, बदला तो बस लोगों का देखने का नजरिया, उनका पैराडाइम। जब तक हम अपनी समस्याओं के लिए बॉस को, ट्रैफिक को या किस्मत को दोष देते रहेंगे, हम हमेशा पीड़ित बने रहेंगे। सही बात है। जिस पल हम ये स्वीकार करते हैं कि समस्या शायद हमारे नजरिए में हो सकती है, वहीं से असली शक्ति की शुरुआत होती है, और यहीं से पहली आदत पैदा होती है। आदत 1, प्रोएक्टिव बने। कोवी कहते हैं, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो वो जगह जैसे गायब ही हो गई है। हर ट्वीट, हर पोस्ट पर तुरंत राय देने का, रिएक्ट करने का दबाव होता है। ऐसे में प्रोएक्टिव होना तो लगभग नामुमकिन लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज के दौर में रिएक्टिव होना ही हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है। रिएक्टिव भाषा कैसी होती है?
उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसमें हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल बाहरी चीजों को दे देते हैं। सही। और प्रोएक्टिव भाषा होती है, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूँ, चलो दूसरा विकल्प देखते हैं, मैं इस पर काम कर सकता हूँ। मतलब हालात चाहे जो भी हो, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। इसे समझने के लिए कोवी एक मॉडल भी देते हैं ना? हाँ, एक बहुत अच्छा मॉडल, सर्कल ऑफ कंसर्न बनाम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। चिंता के क्षेत्र में वो सारी चीजें हैं जिनकी हम परवाह तो करते हैं, पर जिन पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। जैसे महंगाई, राजनीति, मौसम। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब। और प्रभाव के क्षेत्र में वो चीजें हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर बदल सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारे स्किल्स, हमारा रवैया, हमारे प्रयास। रिएक्टिव लोग अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान चिंता के क्षेत्र पर लगाते हैं, शिकायत करते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो और ज्यादा शक्तिहीन महसूस करते हैं और उनका प्रभाव का क्षेत्र सिकुड़ता जाता है। हाँ, वहीं प्रोएक्टिव लोग अपना पूरा ध्यान अपने प्रभाव के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि उनका प्रभाव का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो एक बार जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है, हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, तो अगला सवाल उठता है कि गाड़ी ले कहाँ जानी है। बिल्कुल। यहीं पर शायद दूसरी आदत काम आती है। हाँ बिल्कुल। आदत 2 है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, यानी बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये जीवन में डिफॉल्ट मोड से निकलकर डिजाइन मोड में आने के बारे में है। कोवी इसके लिए एक बहुत ही मार्मिक मानसिक व्यायाम बताते हैं, जिसे वे द फ्यूनरल टेस्ट कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब है पर बहुत असरदार है। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में हैं और आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी आपके बारे में कुछ शब्द कह रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि वे आपको किस रूप में याद करें? एक सफल मैनेजर, एक अमीर बिजनेसमैन, या एक दयालु पिता, एक भरोसेमंद दोस्त, एक ईमानदार इंसान? यही सवाल हमें हमारी असली प्राथमिकताओं तक ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम किस चीज के लिए जीना चाहते हैं, और इसी से व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट का विचार आता है। जैसे किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है। हाँ, जैसे वो कंपनी को दिशा देता है, वैसे ही हमारा व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट हमें स्पष्टता देता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। जब मिशन स्पष्ट होता है तो रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ कोवी लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच एक बहुत जरूरी फर्क भी बताते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट चीजों को सही तरीके से करना है, लीडरशिप सही चीजों को करना है। आदत 2 हमारे जीवन की लीडरशिप के बारे में है। ये तय करना कि हमें जंगल में किस रास्ते पर जाना है, इससे पहले कि हम तेजी से पेड़ काटना शुरू कर दें। बहुत बढ़िया। और एक बार जब दिशा यानी क्यों और क्या तय हो जाता है, तब आती है आदत 3, जरूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये मैनेजमेंट और अनुशासन के बारे में है। बिल्कुल। ये तो हम सब करना चाहते हैं, लेकिन असल में होता यह है कि दिन की शुरुआत में तो बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, पर दिन खत्म होते होते पता चलता है कि पूरा समय तो बस छोटी मोटी आग बुझाने में ही निकल गया, जरूरी काम तो रह ही गए। इसी उलझन को सुलझाने के लिए कोवी वाई टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देते हैं। वो हमारे सभी कामों को 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में जरूरी और तत्काल काम होते हैं, संकट, डेडलाइन, जलते हुए मुद्दे। हम सब अपना ज्यादातर समय यही बिताते हैं। और क्वाड्रेंट 3 में तत्काल लेकिन जरूरी नहीं काम होते हैं, जैसे ज्यादातर फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, दूसरों के एजेंडा। ये हमें व्यस्त होने का एहसास तो कराते हैं, पर असल में ये प्रोडक्टिव नहीं होते। और क्वाड्रेंट 4 तो बस समय की बर्बादी। हाँ, अनतीन स्क्रॉलिंग, फालतू की चीजें। लेकिन असली जादू है क्वाड्रेंट 2 में। इसमें वो काम आते हैं जो जरूरी हैं लेकिन तत्काल नहीं हैं, जैसे सेहत पर ध्यान देना, नए स्किल सीखना, रिश्तों को समय देना, भविष्य की योजना बनाना। सही। प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। समस्या यह है कि क्वाड्रेंट 2 के काम कभी चिल्लाते नहीं हैं, उन्हें हमें खुद चुनना पड़ता है। जैसे जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, पर जाते तभी हैं जब डॉक्टर चेतावनी देता है। हाँ, बिल्कुल। ये क्वाड्रेंट 2 को नजरअंदाज करने का क्लासिक उदाहरण है। तो इसका समाधान क्या है? रोज की टू डू लिस्ट तो अक्सर क्वाड्रेंट 1 और 3 से ही भर जाती है। हाँ, इसीलिए कोवी रोज की योजना के बजाय साप्ताहिक योजना पर जोर देते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने हर रोल के लिए, जैसे कर्मचारी, माता पिता, दोस्त,
1 या 2 सबसे महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट 2 वाले काम चुनें। और उन्हें अपने कैलेंडर में ठीक वैसी ही जगह दें जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग को देते हैं। बिल्कुल। अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल करें, ना कि अपने शेड्यूल को प्राथमिकता दें। तो ये हो गई हमारी नींव, प्रोएक्टिव बनना, दिशा तय करना और उस पर अमल करना। ये है प्राइवेट विक्ट्री। अब घर की नींव तो बन गई, अब दूसरों के साथ मिलकर उस घर को बनाने और उसमें रहने की बारी आती है। हाँ, अब हम पब्लिक विक्ट्री के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत होती है आदत 4 से। विन विन सोचें, थिंक विन विन। सही। लेकिन क्या विन विन सोचना हमेशा प्रैक्टिकल होता है? मेरा मतलब है, असल दुनिया में, खासकर बिजनेस में, अक्सर किसी की जीत दूसरे की हार होती है। वहां तो विन लूज ही खेल का नियम लगता है। ये एक बहुत आम धारणा है और ये कमी की मानसिकता यानी स्कैर्सिटी माइंडसेट से आती है। स्कैर्सिटी माइंडसेट। हाँ, ये मानसिकता मानती है कि दुनिया में सफलता, खुशी, अवसर ये सब एक सीमित केक की तरह हैं। अगर आपको बड़ा टुकड़ा मिला तो मेरे लिए कम बचेगा। और इसी से ईर्ष्या, असुरक्षा और प्रतियोगिता पैदा होती है। बिल्कुल। और इसका उल्टा है प्रचुरता की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट। ये मानसिकता मानती है कि सबके लिए पर्याप्त है, हमारी सफलता एक दूसरे पर निर्भर हो सकती है, ये सहयोग और आपसी लाभ पर आधारित है। देखिए, विन विन का मतलब अच्छा बनना नहीं है, ये ज्यादा प्रभावी होने के बारे में। लंबे समय में विन लूज रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। इसे रिश्तों में कैसे लागू कर सकते हैं? इसके लिए कोवे इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट देते हैं। इमोशनल बैंक अकाउंट? हाँ, हर रिश्ता एक बैंक खाते की तरह है। जब हम वादा निभाते हैं, सम्मान देते हैं या दयालुता दिखाते हैं तो हम उस खाते में डिपॉजिट करते हैं। और जब हम अपमान करते हैं, धोखा देते हैं या सुनते नहीं हैं तो हम विड्रॉल करते हैं। सही। विन विन संबंध तभी संभव है जब उस खाते में विश्वास का एक पॉजिटिव बैलेंस हो। और विश्वास बनाने के लिए शायद अगली आदत सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी? आदत 5, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ओ हाँ, ये सबसे मुश्किल है। सुनने में बहुत आसान लगता है पर और करने में हम सब बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं बोलने के लिए। बिल्कुल। कोवी कहते हैं, ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई अपनी समस्या बता रहा होता है तो हमारा दिमाग तुरंत समाधान ढूंढने लगता है, सलाह देने या अपनी कहानी सुनाने में लग जाता है। लेकिन आदत 5 सहानुभूतिपूर्ण सुनने यानी एम्पैथिक लिसनिंग की बात करती है। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे की भावनाओं और इरादों को भी समझना है। सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक डॉक्टर का है। कोई भी अच्छा डॉक्टर बीमारी का पता लगाए बिना इलाज नहीं बताता। कभी नहीं। वो पहले आपकी बात सुनता है, सवाल पूछता है और फिर समाधान देता है। हमें भी अपने रिश्तों में यही करना चाहिए, पहले डायग्नोस करें फिर प्रिस्क्राइब। और डायग्नोस करते समय हमें अपनी कुछ आदतों से बचना चाहिए। जैसे ही कोई कुछ बताता है हम सलाह देने लगते हैं या उसे जज करने लगते हैं या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। ज्यादातर समय लोग समाधान नहीं चाहते, वे बस ये चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उनकी भावनाओं को महसूस करे। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सच में समझा गया है तो वो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अगर हम विन विन सोचते हैं और दूसरों को समझने के लिए सुनते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका पे ऑफ क्या है? इसका पे ऑफ है आदत 6, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी वो जादू है जब संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है। यानी 1 + 1 = 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब दो लोग अपने मतभेदों का सम्मान करते हुए मिलकर काम करते हैं तो वे एक ऐसा तीसरा बेहतर समाधान बना सकते हैं जो कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं सोच सकता था। हम अक्सर मतभेदों को एक समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन कोवी कहते हैं कि मतभेद एक ताकत है। बिल्कुल। सिनर्जी के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, भावनात्मक सुरक्षा का माहौल। एक ऐसा माहौल जहां लोगों को अपनी राय रखने में डर ना लगे, जहां उन्हें जज किए जाने का खतरा ना हो। और जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तभी वे खुलकर अपने विचार साझा करते हैं। और तभी रचनात्मकता का जन्म होता है। विन विन सोच और सहानुभूतिपूर्ण सुनना ही वो माहौल बनाते हैं। तो प्राइवेट विक्ट्री की नींव पर पब्लिक विक्ट्री की इमारत खड़ी हो गई। अब इस पूरी संरचना को बनाए रखने की बारी है। आदत 7, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ।
इसके पीछे लकड़हारे की वो मशहूर कहानियां है ना? हाँ, एक लकड़हारा घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आरी कुंद थी। किसी ने उसे सलाह दी, क्यों ना तुम रुककर अपनी आरी तेज कर लो। और लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। और हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। काम, परिवार और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद पर ही ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम बर्नआउट की तरफ बढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास रुकने का समय नहीं है। कोवी कहते हैं कि हमें नवीनीकरण के 4 आयामों पर लगातार काम करना चाहिए। पहला है शारीरिक आयाम, व्यायाम, सही नींद और स्वस्थ भोजन। दूसरा है मानसिक आयाम, पढ़ना, सीखना, नई चीजों के बारे में सोचना, लिखना। तीसरा है भावनात्मक और सामाजिक आयाम, अपने सबसे जरूरी रिश्तों को समय देना, दूसरों की सेवा करना। और चौथा है आध्यात्मिक आयाम, अपने मूल्यों को स्पष्ट करना, अपने उद्देश्य से जुड़ना, ध्यान या प्रकृति में समय बिताकर आंतरिक शांति पाना। बिल्कुल, ये जिंदगी की गाड़ी के 4 टायर हैं। अगर एक भी पंक्चर हो गया तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। सही बात है। इनमें संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ये स्वार्थ नहीं है, ये खुद को सबसे प्रभावी बनाए रखने का तरीका है। चलिए, तो इस पूरी बातचीत को एक बार संक्षेप में देखते हैं। ये 7 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक तरह से। प्रोएक्टिव बने, यानी नियंत्रण अपने हाथ में लें। 2, अंत को ध्यान में रखें, मतलब अपनी दिशा तय करें। जरूरी काम पहले करें, यानी उस दिशा में अनुशासन से चलें। ये हुई प्राइवेट विक्ट्री। फिर आती है पब्लिक विक्ट्री। विन विन सोचें, दूसरों के साथ सम्मान से आगे बढ़ें। आदत 5, पहले समझें फिर समझाएं, जिससे विश्वास और समझ बने। सिनर्जी बनाएं, मतलब सामूहिक शक्ति से कुछ नया रचें। और इन सब को बनाए रखने के लिए 7वीं आदत, आरी तेज करें, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। स्टीफन कोवी का एक बहुत शक्तिशाली कथन है जो इस पूरी यात्रा का सार है। वे कहते हैं, एक विचार बोएं, एक कर्म काटें। एक कर्म बोएं, एक आदत काटें। एक आदत बोएं, एक चरित्र काटें। एक चरित्र बोएं, एक भाग्य काटें। वाह! तो ये चर्चा केवल जानकारी के लिए नहीं है, ये एक निमंत्रण है। इन 7 आदतों में से किसी एक को चुनें, सिर्फ एक, और अगले 30 दिन उसे अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि अंत में जीवन की दिशा किसी एक बड़े दिन लिए गए फैसले से नहीं बदलती है। ये आज इस पल में लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से रोज लिखी जा रही है।